मित्रों, रंडवा हो जाने के बाद दुनियादारी की चाहे जितनी समझ आ जाए वो किसी काम की नहीं है। कि नहीं, मेरी बीवी जिंदा होती तो मैं उसे बहुत प्यार से रखता, सम्मान से रखता, घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाता। इट इज़ ऑफ नो यूज। ये गुजराती कहावत है। इसके और भी वेरिएंट्स आपने सुने होंगे, चिड़िया चुग गई खेत, घोड़े भाग गए तबेले को ताला लगाओ। लेकिन उन सब में वो इस कहावत वाली शॉक वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं ये सुनाता हूँ। अभी ये जो प्रीलिम्स परीक्षा 5 जून को है और आज है 5 मई, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को कभी 31 डेज लेफ्ट। तो आपको भी ये धीरे धीरे अब ये सब दुनियादारी की समझ आ रही होगी कि काश मैंने इतना सारा टाइम उस चीज़ में नहीं वेस्ट किया होता। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, पबजी, नेटफ्लिक्स, सीटियाबाजी, या अभी अब नई नई समझ आ जाए कि मैं तो अभी रोज़ 12 से 18 घंटे पढ़ लूँगा और 1 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बेतुकी बात है भाई, नो यूज़। तो आज हमारा मुद्दा है कि ये जो 1 महीना बचा है उसका हम सही से कैसे इस्तेमाल करें, हमारी रिवीजन में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए वगैरह। तो उसमें मेरा जवाब ये है कि आप युधिष्ठिर बनिए। ये क्या बात हुई? इकोनॉमिस्ट विवेक देबरॉय, जो ये प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन भी है, उन्होंने महाभारत का इंग्लिश ट्रांसलेशन की अलग अलग किताबें लिखी। वो मैं देख रहा था, उसमें महाभारत का अंतिम अध्याय आपको पता है कि ये पांडव सब अपना राजपाट त्याग कर हिमालय की ओर जा रहे हैं। वहाँ से सुमेरु पर्वत और स्वर्गारोहण होगा उनका। लेकिन रास्ते में एक के बाद एक उनकी मृत्यु होने लगती है। सबसे पहली मृत्यु होती है द्रौपदी की। तब भीम प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर को कि द्रौपदी की पहले मृत्यु क्यों हुई, उसने तो कभी कोई पाप नहीं किया था। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि बिकॉज द्रौपदी हैड ग्रेट पार्शलिटी फॉर अर्जुन। उन्हें अर्जुन के प्रति बहुत ज़्यादा माया, अनुराग, तरफदारी थी। तो हमने यूपीएससी प्रीलिम रिवीजन में इस गलती से बचना है। अवॉइड ग्रेट पार्शलिटी। कोई भी विषय, चाहे करंट अफेयर्स हो, आर्ट कल्चर हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरत से ज़्यादा किसी एक पे हमें ऑब्सेस नहीं होना, फोकस नहीं होना, पार्शल नहीं होना। इसका प्रैक्टिकल अभी इम्प्लीकेशन निकालते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 जो लास्ट ईयर अक्टूबर महीने में हुई थी, पेपर 1 जनरल स्टडीज आप जानते हैं 100 एमसीक्यू होते हैं। उसमें से थियरी के कितने प्रश्न थे? 72। करंट अफेयर्स के मतलब लास्ट 1 ईयर का जो पूछा हो 7 सवाल थे। कंटेम्पररी इशू मतलब अप टू 2 ईयर्स या 2 साल से भी पुराना कुछ पूछा हो, ऐसा 21 क्वेश्चंस। लेकिन ये भी हमें अभी सही चित्र नहीं दे रहा है कि हमने असल में क्या पढ़ना है। तो इसे हम और बारीकी से समझना हो, मैं ये एक्सेल फाइल आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आप खुद से बनाइए। एक तरफ प्रश्न, उसमें क्या पूछा था, कीवर्ड, कौन सा सब्जेक्ट था, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो भी। डिफ़िकल्टी आपको क्या लगी, इजी, मीडियम, टफ। थियरी का था, करंट का था, 2 साल पुराना था, कंटेम्पररी, और उसका सोर्स क्या था। अब ये हुआ, अब मैं इसे शॉर्ट कमांड दे दूँ और सपोज हम सिर्फ देखें कंटेम्पररी इशूज, ओके, तो मैं इसे करूँ शॉर्ट A to Z। कितने प्रश्न आए? तो 2, 3, 4, 5, ये देखिए इतने मैंने सिलेक्ट किए, 21 क्वेश्चन। अब इन सबको हम ऐसे टेबल में बना दें कि थियरी, करंट और कंटेम्पररी इजी कितना था, मीडियम कितना था, टफ कितना था, और सब्जेक्ट वाइज भी इजी, मीडियम और टफ कितना कितना था। और फिर हम वापस आते हैं और उसके अभी ग्राफ बनाना शुरू करें। हाँ, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। अच्छा, थियरी में जो 72 क्वेश्चन आए उसमें 25 इजी थे, 28 मीडियम थे और 19 एकदम टफ थे। उसी तरह करंट और कंटेम्पररी में। लेकिन ये भी अभी हमें सही चित्र नहीं दिखा रहा। तो हमने चार्ट ऐसा बनाना चाहिए 100% वाला, जो स्टैक बार ग्राफ होता है कि अच्छा, थियरी में जितने प्रश्न पूछे गए तो 25 इजी, 28 मीडियम, 19 टफ। अब देखिए करंट में सीन क्या है, लास्ट 1 ईयर का जो पूछा है, 1 सवाल इजी था, 3 सवाल मीडियम थे और 3 सवाल टफ थे। अब ये 1 सवाल इजी था, वो कौन सा था? तो वापस हम देखिए अपनी ये फाइल, ओके, इजी, मीडियम, टफ, और मुझे जानना है कि करंट अफेयर्स में मेरा कौन सा आसान सवाल मुझे लगा। तो वो एक था ACE2 नाम का कोई एंजाइम या इनहिबिटर, वो किसके साथ जुड़ा है, वो कोरोना और वायरस, ऐसा सिंपल सी चीज़ थी और वो बहुत न्यूज़ में रहती थी उस वक्त। तो यस, इट वॉज ईजी एंड इट कुड बी सॉल्व फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस नहीं भी पढ़ते तो द हिंदू या कोई भी करंट अफेयर कंपाइलेशन आप लेके गए होते, पढ़ के गए होते, यू कुड हैव सॉल्व इट। तो ठीक है, ये ऐसी बात। और उसी तरह आप कंटेम्पररी इश्यूज के निकालें। तो नाउ लुक एट इट।
हमें जो करना है कट ऑफ क्लियर करना है। 100 क्वेश्चन है, टाइम्स 2 मार्क्स होता है हर क्वेश्चन का, तो 200 मार्क्स में से हमें कुछ लाना है। मान लीजिए 90 मार्क्स लाने हैं, 100 मार्क्स लाने हैं, जो कट ऑफ। तो हम ये जो ऊपर रेड कलर का माल है इसको तो हम कुछ खास कर नहीं सकते। हमें तो ये इजी और मीडियम, तो देखिए थियरी में 28, मीडियम 25 इजी, तो मतलब 53 इजी टू मीडियम क्वेश्चन। फिर उसी तरह ये करंट में 4 इजी टू मीडियम क्वेश्चन, कंटेम्पररी में 7 इजी टू मीडियम क्वेश्चन। ये जो इतना ग्रीन और येलो है उसके आसपास खेल के हमने अपने को पास करवाना है प्रीलिम से। सो योर प्रायोरिटी फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली। अब एक और बात, करंट अफेयर्स में हम देख रहे हैं 3 एक साथ 7 क्वेश्चंस केम फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। तो वो अगर हम प्लॉट करना शुरू करें कि किसी एक महीने से करंट अफेयर्स में ऐसे कितने प्रश्न आए, फ्रॉम द एंटायर ईयर 12 months देयर वर 7 क्वेश्चंस, देन फ्रॉम ईच मंथ हाउ मेनी क्वेश्चंस केम। तो वो ऐसा नहीं कि फेब्रुआरी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आए तो इधर से 5 प्रश्न फेब्रुआरी में से निकलते हैं और मई महीने में कोई न्यूज़ ना हो तो 0 क्वेश्चन निकले, ऐसा नहीं। यूजुअली कोई भी एक सिंगल मंथ में से विद इन अ सिंगल मंथ हाउ मेनी करंट अफेयर्स क्वेश्चन कम, यूजुअली नॉट मोर देन 1 or 2 क्वेश्चन, एंड देयर विल बी सम मंथ जहाँ से तो 0 क्वेश्चन है। तो अब लोग जो प्रश्न पूछते हैं अभी 1 महीना ही बचा है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँ कि नहीं, उसका जवाब है देखना चाहिए। ऊपर ऊपर से 15 मिनट आप जब चाय पी रहे हैं, सुबह लंच या डिनर ले रहे हैं, तो देख लेना चाहिए क्या चल रहा है। कुछ बार ये होगा कि पुरानी न्यूज़ वापस रिपीट होगी कि सैटेलाइट लॉन्च जो उन्होंने प्लान किया हो नवंबर में लास्ट ईयर और अभी हो रहा हो मई महीने में, या कोई इंटरनेशनल समिट जो होने वाली है मई महीने में और पहले भी आ गया हो लेकिन किसी कारण हम ना देख पाए, तो हम अगर रोज़ न्यूज़पेपर जरा ऊपर ऊपर से देखते हैं इट विल हेल्प, बट डू नॉट पे एक्सेसिव अटेंशन। बीच में मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, मैं डेली मेरे 45 मिनट चले जाते हैं और वो मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूँ और न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ता हूँ। भाई वो ज़माना था, बट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। 1 महीना बाकी, अब वो सब कॉलम आप जानते हैं वही सब घिसी पिटी बातें रिपीट होती रहती है। एक्सप्लेन सीरीज भी वो इंडियन एक्सप्रेस में और सब जगह आती है, यूजुअली नथिंग ग्रेट इनसाइड इट। अभी कि अच्छा वो साफ है जल वापस नौकरी पे लगा तो उसका क्या है, तो 500 वर्ड की वो हम पढ़ने बैठे तो बाकी का कब खत्म होगा सिलेबस। लेकिन न्यूज़पेपर पे नज़र होनी चाहिए, मतलब डोंट वेस्ट लाइक 45 मिनट्स ऑन दैट व्हेन वी हैव ओनली 1 month लेफ्ट, लेकिन 15-20 मिनट जरा ऊपर ऊपर से देख लो ताकि कुछ काम की चीज़ छूट नहीं जाए। फॉर एग्जाम्पल आज की न्यूज़पेपर की हेडलाइन आपको पता होगी, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई के अंदर होती है उसमें 3 आरबीआई के साइड के लोग, 3 गवर्नमेंट साइड के लोग होते हैं और वो डिसाइड करते हैं रेपो रेट क्या होना चाहिए। यूजुअली 2-2 महीने पर वो मिलते हैं, तो अप्रैल में मिले होंगे तो उसके बाद कब मिलना चाहिए, मई और जून महीने में मिलना चाहिए। फिर जून के बाद सपोज अगस्त, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद फरवरी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन उन पर जो जिम्मेदारी है कि यू हैव टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बिटवीन 2 to 6%, अभी उनको भी वो सब दुनियादारी की समझ अभी आ रही है कि जब इन्फ्लेशन काफ़ी महीनों से 6% के ऊपर जा रहा है तो अभी नहीं अब सीआरआर और रेपो रेट को कम करते हैं। तो लेटेस्ट मीटिंग जो हुई और उसकी आज न्यूज़ हेडलाइन बनी वो क्या कहती है कि अनशेड्यूल्ड मीटिंग हुई मई महीने में, सीआरआर जो पहले था 4% उसको बढ़ा के किया 4.50%। सीआरआर क्या आपको पता होना चाहिए भाई, डिपॉजिट का जो पैसा है उसका इतना 4% रखना है कैश में आरबीआई के पास, बैंकर्स ने। रेपो रेट जो पहले 4% था उसको बढ़ा के किया 4.40%, और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, वो सब लोन महंगे हो जाएंगे, एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक है वगैरह। ये मैं वापस अभी चर्चा करने नहीं बैठूंगा। मैं 11 फरवरी 2022 को मैंने करीब 40-50 मिनट का एक लंबा वीडियो बनाया था, सब कुछ ये आपको सिखाया है कि इन्फ्लेशन को 2 to 6% में काबू में रखना है। नहीं रहता तो आपने क्या करना चाहिए, टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, हॉकिश मनी पॉलिसी, जिसमें लोन्स को एक्सपेंसिव करो, रेपो रेट बढ़ा दो, सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो, ये सब हुआ। सो दैट वी नो। तो एक ज़माने में जो ये रेपो रेट 4% उन्होंने रखा था काफ़ी समय से और बोल रहे थे नहीं चेंज करेंगे, लेकिन अब उनको चेंज करना पड़ा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब प्रश्न ये है कि ये तो खेल खत्म हो गया, 2 मिनट का समाचार था। क्या आपको यूपीएससी ऐसा पूछने वाली है कि मई 2022 में सीआरआर क्या था या रेपो रेट क्या था? ऐसा उन्होंने कभी नहीं पूछा है। पिछले 25 साल के पेपर उठा के देख लो, वो आपको क्या पूछते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक में से थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन, कि मान लीजिए इन्फ्लेशन हो रहा है तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करेंसी एक्सचेंज रेट में इंडियन रुपी वीक हो रहा है तो आरबीआई क्या नहीं करेगी क्या करेगी,
इस टाइप की थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन वो पूछते हैं। और जहाँ तक ये चेंजेस आए वो तो मेंस में आप जब जवाब लिख रहे हैं एंड व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन इकोनॉमी वगैरह में आपने चर्चा करनी होती। सो योर प्रायोरिटी शुड बी सेट अकॉर्डिंगली। अभी आज ही आप देखेंगे ये आरबीआई ने जो किया वो बहुत महान है या ये बहुत चिंता है और शेयर बाजार गिर गया और XYZ बोल के 25 कॉलम आए होंगे अलग अलग जगह। तो अभी 30 दिन प्रीलिम के बाकी तो आप 25 कॉलम पढ़ोगे या आगे बढ़ोगे? थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं ये बीच में करंट अफेयर्स के वीडियो डालता था, फिर मैंने अभी बंद कर दिया। प्रश्न क्यों? वाई आर यू नॉट मेकिंग एनी न्यू करंट अफेयर्स वीडियोस? भाई एग्जाम के लिए लायक कोई बड़ी चीज हो वो आ ही नहीं रही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल कुछ खास काम के करंट अफेयर्स होते नहीं। देखिए, मेरी रेपुटेशन किस चीज़ पे निर्भर है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसमें से कुछ प्रश्न यूपीएससी में आने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए, और स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि वो मेरे मटेरियल में से आए थे। अब वो होने के इंक्रीमेंटल चांसेस कहाँ पर हैं ज़्यादा कि मैं इकोनॉमी में कुछ पढ़ा दूँ और उसका स्ट्राइक रेट कि अच्छा उसमें से ये मान लीजिए देर आर सम 15 क्वेश्चन, तो चलिए 8-10 सॉल्व हो गए। करंट अफेयर्स में तो मैंने अभी आपको दिखाया कि एक महीने में से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन निकलने वाले हों, तो और मैं इसमें रोज़ वीडियो बनाते रहूँ तो उसका मुझे इंक्रीमेंटल फ़ायदा क्या होगा अपनी रेपुटेशन बढ़ाने में। सो देयरफॉर आई एम पुटिंग मोर टाइम इन माई इकोनॉमी हैंड आउट। उसमें ढेर सारे नए माइंड मैप, फ्लो चार्ट वो सब मैं बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को वो आसानी से याद रहे और फिर उसको लगे कि असल में हाँ ये मैंने इधर से पढ़ा था और मुझे मदद मिली। लेट मी गिव यू द सैम्पल। ये सब मेरी लेटेस्ट Win22 सीरीज़ फ्री अपडेट्स फॉर इकोनॉमी, उसमें मैंने लेटेस्ट जो हैंड आउट अपलोड किया था पिलर 2 वाला, मतलब बजट, टैक्सेशन, ये सब, तो आप उसे डाउनलोड करें, मेरी वेबसाइट mona.org/डाउनलोड पे है एंड दिस इज़ फ्री। तो आप पाएंगे ये सारे बहुत सारे उसमें माइंड मैप, चार्ट्स, ये सब डाला है, इनकम टैक्स, GST, सब TDS क्या है, कैपिटल गेंस टैक्स क्या है, फिर ये सारी चीज़ें, GST कास्केडिंग इफेक्ट, GST आने पर पुराने कौन से सारे टैक्स चले गए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के, ये सब 15 फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस, कौन सा उसने ग्रांट्स दिए, ब्लैक मनी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला मामला, राइट। फिर ये फिजल डेफिसिट का क्या सीन रहेगा, नए बजट में क्या आंकड़े हैं, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होने वाला है, डिसइन्वेस्टमेंट की पूरी टाइमलाइन, प्रेजेंट स्ट्रेटेजी अपनी, स्ट्रेटेजिक नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर वगैरह। फिर ये बजट और उसके ये अलग अलग डेफिसिट के फार्मूलाज, FRBM एक्ट, उसकी पूरी टाइमलाइन और अभी लेटेस्ट क्या अपना टारगेट रहेगा, काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी स्कीम्स के अलग अलग प्रकार और बहुत कुछ। तो ये सब चल रहा है और उसका भी अभी लेटेस्ट आगे पिलर 4 नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं उसकी फ्री क्लास लेने वाला हूँ, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक और सब मिल जाएगा। तो वो वाला काम चल रहा है। और उसके अलावा सीजनल एम्प्लॉयमेंट मैरिज ऑर्केस्ट्रा वालों को मिलता है, उसी तरह मुझे मिलता है मॉक इंटरव्यू में, तो वो चल रहा है। सो माय प्रायोरिटीज़ आर क्लियर। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी अपनी स्टूडेंट के रूप में प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं कि नहीं, कि बस इधर उधर घूम रहे हो एंड यू हैव नथिंग टू शो फॉर दैट। तो करिए वो, ये अपनी लेटेस्ट Win22 सीरीज़ वो होने वाली है। इसमें पावर पॉइंट हैंड आउट प्रीलिम्स फॉर एंड मेंस दोनों चीज़ों के लिए, इकोनॉमिक सर्वे भी कवर हो गया, लेटेस्ट बजट भी कवर हो गया, करंट अफेयर्स भी इकोनॉमी के उसमें कवर हो रहे हैं। फर्स्ट पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस इज ओवर। आप कहेंगे उसमें 2-3 नए अपडेट आ गए, आपने पढ़ा है, उसके बाद ये RBI का कुछ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और ये लेटेस्ट वाली मॉनेटरी पॉलिसी। डोंट वरी, वो ये सीरीज़ का जो लास्ट फ्री लेक्चर होगा उसके अंदर वो मैं सारे अपडेट्स डाल दूंगा। फिर बजट, टैक्सेशन कंप्लीट, इंटरनेशनल ट्रेड भी कंप्लीट। ये पिछले या उसके पिछले वाले वीक में मैंने यहाँ तक सब पढ़ा दिया है। अभी हम लोग वेडनेसडे को मिलने वाले हैं, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और उसके ऊपर ये GDP, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें मैं कवर करूँगा। उसके बाद पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड देन फाइनल राउंड अप ऑफ ऑल द समरी ऑफ दिस Win22 सीरीज़। तो वो चलते रहेगा। ये वेडनेसडे को है, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें mona.org। खैर वापस आते हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि वो जैसे युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी का क्यों पहले देहांत हुआ, हमने भी कोई एक सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा पार्शलिटी नहीं रखनी है। इसी को और रिफाइन करते हैं। लास्ट ईयर का प्रीलिम्स पेपर वापस से निकालो, 2021 पेपर 1 जनरल स्टडीज़ 100 MCQ, उसमें से एनवायरनमेंट के 27 क्वेश्चन थे, एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर। इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 5, हिस्ट्री कल्चर के 21,
पॉलिटी गवर्नेंस के 18, इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ नहीं पूछा, साइंस टेक के 11 क्वेश्चन, और पर्सन इन न्यूज़, अवार्ड, स्पोर्ट वो सब पहली बार पूछा, और मतलब बहुत सारों से उसने पूछना बंद कर दिया था और फिर वापस पूछा 4 क्वेश्चन। बट ये भी हमें सही चित्र नहीं दिखा था, क्योंकि इसको देख के तो लगे अच्छा हम सारा टाइम एनवायरनमेंट और हिस्ट्री को दे देंगे और पॉलिटी को दे देंगे तो अपना काम हो गया। नहीं, उसमें भी वही चीज़ है, आपने वापस देखना होगा कि कितना इजी, मीडियम और टफ है। जो मैंने आपको बताया ये एक्सेल फाइल कि सपोज इफ आई ट्राई हियर कि निकालें हम लोग, मान लीजिए पॉलिटी, और फिर आप उसे सॉर्ट करें कि उसमें डिफ़िकल्टी के हिसाब से इजी, मीडियम, टफ कितने, इजी कितने थे 7 क्वेश्चन, मीडियम यहाँ देखें 6 क्वेश्चन एंड टफ वेर 3 क्वेश्चन। और ऐसा ही हम हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस बनाए, ये पूरी चीज़ इजी, मीडियम, टफ कितने थे, और फिर वापस इसे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें तो कुछ ऐसा सीन मिले। बट दिस इज ऑल्सो नॉट गिविंग अस ट्रू पिक्चर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चार्ट, ये जो बार चार्ट है उसकी हाइट अलग अलग है। तो वो जो 100% वाला स्टैक चार्ट बनाते हैं, इट विल गिव यू मच क्लियरर पिक्चर कि एनवायरमेंट एग्रीकल्चर में 6 इजी क्वेश्चन थे, 8 मीडियम क्वेश्चन थे और 13 टफ क्वेश्चन थे। टफ मतलब जो अपनी बुक्स में प्रिपरेशन में सुनने में कहीं आए नहीं, ऐसा हवा में कुछ पूछ लिया। उसी तरह इकोनॉमी में 10 इजी, 3 मीडियम, 1 टफ, वो कुछ NDS OM या ऐसा पूछा था। ज्योग्राफी में इजी कुछ नहीं, 2 मीडियम क्वेश्चन, 3 टफ क्वेश्चन। हिस्ट्री में 5 इजी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सब कंबाइन में बोला, 12 मीडियम एंड 4 टफ। देखिए यहाँ पर भी अलग अलग जो टीचर हैं उसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है कि मैं अगर इकोनॉमी पढ़ाता हूँ तो मुझे सब आसान दिखे थोड़ा, अगर कोई हिस्ट्री पढ़ाता हो तो वो ये कहे नहीं ये 5 नहीं, यहाँ तो 10 क्वेश्चन ईजी ही थे। बट आई एम गिविंग माई परस्पेक्टिव। पॉलिटी 9 ईजी, 6 मीडियम एंड 3 टफ। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ पूछा नहीं। साइंस टेक्नोलॉजी में 1 ईजी था, 2 मीडियम थे, 8 टफ थे। पर्सन इन न्यूज़ तो क्योंकि पूछते ही नहीं थे और अचानक से रैंडम पूछा, और वो भी सब कुछ न्यूजीलैंड का क्रिकेट या कुछ, तो फॉर ऑल ऑफ देम आई क्लासीफाई देम एज टफ। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर ये जो रेड कलर वाले एरिया बन गए वो तो अपने हाथ में है नहीं, तो हमारे पास जो ग्रीन और येलो इजी टू मीडियम जो चीज़ है उसके आसपास हमें बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, फील्डिंग करनी है, उस हिसाब से यू हैव टू गो। देखिए लास्ट ईयर जो प्रीलिम हुई थी अक्टूबर महीने में, उसके बाद मैंने एक मीम बनाया था, ये शेरे हिंदुस्तान मूवी थी मिथुन की। अब उसमें ऐसी है कि जो विलन गुलशन ग्रोवर है वो मिथुन उसके कपड़े उतार देता है और फिर गुलशन ग्रोवर के बेटे उसको वापस वो कपड़े देना है, पिताजी कपड़े पहन लीजिए, एंड देन ही रिफ्यूज कि मैं अभी कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे बस ये चड्डी बनियान में ही रहना है। सिमिलर सिचुएशन वॉज देयर कि आप एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स बहुत सारा पढ़ के गए, लेकिन कुछ असल परीक्षा में मज़ा ही नहीं आ रहा है कि उसमें से कुछ टिक किया हुआ ऐसा हमें लगे। जो भी अपनी चड्डी बनी बची हो वो ऐसा था कि पॉलिटी और इकोनॉमी की थोड़ी सुकून रहे, अच्छा ये मैंने कुछ पढ़ा था और मैं ये टिक कर पाया, तो वो ऐसी सिचुएशन रही है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अभी रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस सब करो तो सब चिकनी चुपड़ी बातें बोल सकते हैं, लेकिन परीक्षा के बाहर आके तुरंत आपकी क्या फीलिंग। सो इट वॉज समथिंग लाइक दिस। उस ये जो अपनी चैनल पे ही है, कम्युनिटी टैब पे आप जाइए और वो मिल जाएगा, स्क्रॉल डाउन करो, अक्टूबर में पोस्ट किया होगा। 402 कमेंट है, उसे आप पढ़े तो आपको बहुत सारा उसमें इंसाइट मिलेगा कि रियल कैंडिडेट जो अभी एग्जाम हॉल से बाहर आया उसका रियल एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि जो कोचिंग वाले होते हैं वो तो एग्जाम खत्म होने के बाद बस मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा MCQ, ये तो मैंने लिखा था, मैंने पढ़ाया था, चाहे वो कोचिंग वाले हों, मॉक टेस्ट वाले हों, करंट अफेयर्स PDF वाले हो, कोई भी, दे केम एज इफ कि एवरीथिंग केम फ्रॉम देयर पेपर, देयर मटेरियल। और UPS, और जो नहीं पूछा तो वो ऐसी बात है, वो UPSC IQ नहीं EQ टेस्ट कर रही है और तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि वो ऐसा पूछने वाला है, तो भाई हमको सपना नहीं आ सकता। इट इज़ नॉट लाइक दैट इन रियल एग्जाम। आप दे के बैठो पिछले 3 साल के रियल पेपर्स, घर पे आप सॉल्व करने बैठो, यू विल गेट द आइडिया कि क्या सीन है। तो ये सब देखते हुए बात यह है कि मेरे पास अभी 1 महीना बाकी है और मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँ। तो मैंने ये चार्ट बनाया है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। देखिए एक कॉलम में सब्जेक्ट, फिर थियरी को कितना टाइम दूँ। यहाँ पर 1 क्लॉक, 1 घड़ी मतलब 1 दिन, और ऐसा ये जो है सेंड टाइमर, तो मतलब उसका मतलब आधा दिन, हाफ डे। तो थियरी को इतना टाइम दूँ,
लास्ट 2 ईयर तक के करंट अफेयर्स को इतना टाइम दूँ, टोटल स्टडी मेरी इतनी रहे और ये डेज, और ये करीब 29 डेज के आसपास होगा। और उसके ऊपर आपने सी सेट, मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, उसको भी टाइम देना है। हाँ तो समझिए, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, 3 दिन आप थियरी उसकी पढ़ें, इंक्लूडिंग क्लास 11-12। ज्योग्राफी वाला जो एंगल जाएगा, टाइगर पार्क्स कहाँ पर है, नेशनल रिवर्स वो कहाँ से जाती है, वो बहुत सारी चीज़ ओवरलैप हो जाए उस पर। एंड बायोलॉजी ऑल्सो, जो ये एनवायरनमेंट बायोटेक में थोड़ा बहुत ओवरलैप हो जाता है। लास्ट 2 साल के करंट अफेयर्स उसके मैंने 2 घड़ी लिखी, मतलब 2 डेज। उसमें क्या क्या होगा, ये सब समिट, ग्लासगो समिट, सम न्यू बॉडी लॉ, कुछ नया, वो रामसार वेटलैंड में गुजरात और उत्तर प्रदेश के 2-3 साइट्स को चुना गया, ऐसा सब। इवन ये लेटेस्ट जो CDS एग्ज़ाम हुई थी, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, उसमें भी वो उसने पूछा कि ये कौन सा नया लेटेस्ट रामसार वेटलैंड साइट सिलेक्ट हुआ है। सो ये अपने को पता होना चाहिए। तो टोटल स्टडी इसमें आप लगाएं 5 दिन। फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ज़्यादा वक्त देना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी, दूसरे नंबर पर फिजिकल ज्योग्राफी, और तीसरे नंबर पर वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, उसमें से क्या पूछे और अपना वो हो पाएगा कि नहीं, तो अकॉर्डिंगली डोंट हैव टू मच पार्शलिटी। हाँ तो 2 दिन थियरी पढ़ा, 1 दिन कुछ करंट अफेयर्स देख लिया। उसमें ओवरलैप क्या होगा, ये डिजास्टर, फिर ये कुछ समिट, वो भी थोड़ा ज्योग्राफी के साथ जुड़े। कुछ बार ऐसा पूछता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो नेगेटिव न्यूज़ में रहा हो, वो ज्योग्राफी में पूछे कि इसमें से कौन से देश में बहुत ज़्यादा अकाल है, या इसमें से कौन से देश की करेंसी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो आपको जवाब पता है, वो तुर्की की लीरा करेंसी बहुत वीक हो गई थी। तो इकोनॉमी भी है, वो ज्योग्राफी भी है। आपको कहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ते दिखा, वो पढ़ना तो है हमें। फिर ये जितना अभी यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है, आस पड़ोस में कितने देश हैं, मेडिटेरेनियन सी और उसके आस पड़ोस में क्या है, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, क्रीमिया, वो सब पता होना चाहिए। हाँ तो 3 दिन उसमें अपने निकले। फिर चले हम लोग पॉलिटी। तो पॉलिटी में 3 दिन थियरी और 2 दिन मैंने दिए करंट कंटेम्पररी इशू, ये जो भी नए लॉज बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के, कुछ जजमेंट, उसी हिसाब से, अच्छा ये वाले आर्टिकल में ये कुछ ऐसा मामला है, कोई कमेटी बनी उसका कुछ, तो 5 दिन उसके गए। इकोनॉमी, उसमें मैंने थियरी को 2 दिन दिए और करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स उसको 3 दिन दिया। ऐसा क्यों? देखिए, इकोनॉमी में वैसे सब्जेक्ट बड़ा है, लेकिन जो थियरी वाला पूछते हैं वो गिने चुने एरिया से आता है कि मनी सप्लाई कब बढ़ेगा, कम होगा, रेपो रेट वाला, और मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन से कब लड़ना है, क्या करना है। थोड़ा थियरी आप बजट का, उसके बाद आप बढ़ेंगे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, करेंसी एक्सचेंज रेट, उसकी थियरी की, RBI करेंसी वीक हो रहे तो क्या करेगी, नहीं करेगी, और फिर GDP के आसपास। तो उतनी थियरी है। बाकी सब जो पूछा जाता है, सम ऑफ दैट कुड बी गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, बजट के हिसाब से क्या कुछ हुआ, कुछ नया RBI ने डिजिटल पेमेंट के बारे में इनिशिएटिव लिए हों, ऐसा सब। हाँ तो मतलब उसमें थियरी करनी, लेकिन उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स वाला कुछ ज़्यादा झुकाव दिखता। हाँ तो टोटल ऐसे 5 दिन आपने इकोनॉमी को डाले। हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये 1 घड़ी, मतलब 1 दिन 2 दिन, और ये ऐसा मैंने लिखा है, मतलब वो आधा दिन आप समझिए, हाफ डे, सो 2.5 डेज। उसमें भी वैसे तो करंट अफेयर्स भी डाल सकते हैं कि जैसे वो आसाम में कौन से फ्रीडम फाइटर के नाम पे नया सब उद्घाटन हुआ, या उत्तर प्रदेश में कोई नया म्यूजियम बनने वाला, तो वो भी साथ में आप देख लेना। तो कुल मिलाकर 2.5 डेज गॉन ऑन फ्रीडम स्ट्रगल। फिर आर्ट कल्चर एंशियंट, उसमें करीब 2 दिन या 1.5 दिन, वो डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए, ये ऊपर नीचे आपकी मर्जी है कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। मिडिवल को 1 दिन दिया है। वैसे कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि सब रैंडम हवा से पूछा हो, ये वाले शब्द, मिडिवल शब्द का क्या डिक्शनरी मीनिंग है वगैरह, या ये कौन सा राजा था और उसके आसपास पड़ोस में कौन से राजा थे और किसने किसको हराया, एंड सो मेनी कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर कमिंग। तो वो तो टाइम देना चाहिए, वरना वो वाला टाइम आप शिफ्ट कर सकते हैं। आपको लगे मेरा सी सेट, मैथ्स, रीजनिंग कमजोर है, तो उसमें डाल दो। साइंस टेक्नोलॉजी, देखिए साइंस टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप होगी आपकी एनवायरनमेंट बायो टेक्नोलॉजी के साथ, तो उसे आपने 1 दिन डाला, वो हो सकता है यहाँ पर भी ओवरलैप हो जाए। करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, उसमें इसरो, स्पेस टेक्नोलॉजी, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, कोरोना के आसपास की ये जो वायरस एंजाइम, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब पे थोड़ी नज़र हो। सो 2 डेज आर गॉन। वैसे प्रश्न के हिसाब से मैं वापस ले जाऊं आपको, प्रश्न के हिसाब से तो करीब 8+2 10+11 के आसपास हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न थे साइंस में आप देखो, दे वर टफ क्वेश्चंस। तो बहुत ज़्यादा मजूरी, अब उसको हम कहें कि अच्छा तो उसको भी उतनी इज्जत हम दें जितनी हम हिस्ट्री, पॉलिटी या इकोनॉमी को दे रहे हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। तो आप 5 दिन इसमें इन्वेस्ट करो, उसका कुछ फ़ायदा दिखता नहीं। सो डोंट हैव पार्शलिटी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड।
और इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस। अब कुछ लोग ऐसी छोटी बुद्धि से काम करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफेंस। अब कुछ लोग ये छोटी बुद्धि से काम करेंगे कि नहीं लास्ट ईयर तो कुछ पूछा नहीं था इंटरनेशनल रिलेशन से, तो स्किप कर देते हैं ना। यूपीएससी ने आपको क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है कि इस साल भी नहीं पूछेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट बेयर मिनिमम थिंग्स, जो भी यूनाइटेड नेशन क्या, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या से लेके ये सब इंटरनेशनल समिट्स, ट्रीटीज़, खासकर ऐसे जो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, डिफेंस के साथ जुड़े हैं, ये जैसे नाटो समूह क्या है, और अलग अलग दूसरी अमेरिका और रशिया के बीच जो ट्रीटी हुई, स्टार ट्रीटी या वगैरह जो भी, तो उसको करीब आधा दिन आप थियरी देखे, आधा दिन पिछले 2 साल के ऐसे सब समिट्स वगैरह देखे। सो 1 डे स्पेंट इन दैट। एंड इन एडिशन ऑफ ऑल दिस, सपोज ये 29 डेज है, तो इसके ऊपर भी रात को थोड़ी थोड़ी मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको चाहे कितनी उसको, डोंट हैव सम एरोगेंस कि मुझे सब आता है। मैथ्स में लोग गलतियां करते हैं कैलकुलेशन में। दिन में आप पढ़ेंगे तो उससे बेहतर है आप रात में वो करें। फिर रात को नींद आ रही है लेकिन आप हाथ से लिख के कुछ कैलकुलेट करें तो नींद अपने आप चली जाएगी। सो इट विल हेल्प। हाँ, तो हम वापस आते हैं कि ये पांडव हिमालय पे जा रहे हैं और एक के बाद इनकी मृत्यु हो रही है। द्रौपदी की मृत्यु हुई, युधिष्ठिर ने कहा पार्शियलिटी थी उन्हें इसलिए ऐसा हुआ, तो हमें भी किसी सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर पांडव और आगे बढ़ते हैं हिमालय में, तो सहदेव और नकुल की भी मृत्यु हो जाती है। तो वापस भीम प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर को कि ये सहदेव और नकुल तो क्यों मर गए, उनको तो वो तो बहुत अच्छे दिल के थे। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि इन दोनों को अपनी ज्ञान और सुंदरता पे बहुत गर्व था। दे थॉट दे वर नो वन वॉज इक्वल टू देम इन देयर विजडम और इन देयर ब्यूटी। तो हमें भी ऐसा कुछ एक्सेसिव प्राइड, गर्व, अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं तो इंजीनियर हूँ इसलिए मुझे तो ये सी सेट सब आता है, मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे लोगों के भाई पेपर छूट जाते हैं, टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। 66% जो 67 जो लाना है, देखिए मार्क्स के हिसाब से 33% लाना है और उस हिसाब से 200 मार्क का पेपर है तो करीब 67 मार्क्स आपको लाने, नहीं ला पाते लोग, फेल हो जाते हैं। आपको पता है स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, लेकिन असल में आप गिनने बैठोगे सिली मिस्टेक्स होंगी। कुछ ऐसा कंसेप्ट पूछा जो आपको पता ही नहीं, आप उसे कैसे आगे अप्रोच करोगे, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। पॉलिटी में भी आसान सवाल हो तो लोग सिली मिस्टेक करेंगे, उसको दिमाग में सही समझाए लेकिन ABCD में गलत टिक कर दे, या इंटरप्रिटेशन उस वक्त उसका गलत हो जाए। कुछ लोग कहेंगे मुझे तो लक्ष्मीकांत पेज बाय पेज याद है, अच्छी बात है, लेकिन देर विल बी सम क्वेश्चंस आउटसाइड लक्ष्मीकांत ऑल्सो, तो वो NCERT क्लास 11-12 उसकी आपने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ होनी ज़रूरी है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट किस्म का प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन उसमें भी एक हद से ज़्यादा फिर उस पर माया या पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं तो लोकसभा और राज्यसभा की रूल बुक भी पढ़ लूंगा 200 पेजेस की और उसमें से कुछ पूछ गया तो भी, तो बाकी सब्जेक्ट कब करोगे। फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें भी मैंने तो स्पेक्ट्रम पढ़ लिया तो मुझे सब आता है। आजकल आप देखेंगे दौर ऐसा है कि फ्रीडम फाइटर जो पूछते हैं वो कम फेमस हो, इस टाइप के पूछे जाते हैं जो स्पेक्ट्रम में नहीं मिलते। तो NCERT की जो फ्रीडम हिस्ट्री की बुक्स हैं या तमिलनाडु वाली जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उससे आप पढ़ रहे हैं तो ज़रा ज़्यादा बारीकी से उस पर नज़र रहनी चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं किसी फ्रीडम फाइटर का 1-2 लाइन में जिक्र हो तो भी थोड़ा याद रहना चाहिए कि अच्छा वो था, मैंने सुना था ये टाइम में या ये टाइम में। अब ये जो लोग सिली मिस्टेक करते हैं उसका कैसे हम रोके, तो जवाब है आपने प्रैक्टिस करनी होगी MCQ की। तो आजकल बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं क्या मैं फुल लेंथ ऑफलाइन मॉक टेस्ट दूँ कि नहीं। देखिए जहाँ तक मॉक टेस्ट की बात है, आपका अप्रोच होना चाहिए क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर्स टॉपिक वाइज पेपर आराम से देखिए। और भी आपके पास टाइम बचे तो आप ये CDS CAPF के पिछले 3 साल के पेपर डाउनलोड करो और उसमें आप आराम से ऑब्जर्व करो। बट इग्नोर साइंस, ज्योग्राफी एंड पर्सन इन न्यूज़ फ्रॉम इट। वो वाला पूछते हैं वो अलग है, वो यहाँ पर हमें उसका रिपीटेशन नहीं देखता। वो साइंस में एकदम मतलब जो 11-12 वाला है प्योर थियोरी टाइप का, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, वो पूछते हैं जो UPSC में ऐसा नहीं पूछ रहे हैं IAS एग्जाम में। ज्योग्राफी में वो सब सॉइल, टोपोग्राफी, इरोजन पैटर्न्स, वो इतना बारीक जो पूछते हैं GC लियोंग वाला, जो असल में UPSC में वो इतना नहीं पूछ रहे IAS एग्जाम में। सो लाइक दैट इट विल गो। फिर आपके पास और टाइम है तो आप मॉक टेस्ट देखो, मॉक क्वेश्चन देखो, लेकिन उसमें ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करो जो UPSC ट्रेंड के साथ आपको सिंक्रोनाइजेशन में नहीं दिखते। मतलब
इस टाइप का तो बारीक बारीक जटिल जटिल तो यूपीएससी ने ना आईएएस में पूछा, नहीं सीडीएस सीएपीएफ में पूछा, तो वी शुड नॉट पे टू मच अटेंशन टू दैट। फुल लेंथ ऑफलाइन टेस्ट देने चाहिए। भाई 2-3 अटेम्प्ट तक जो तैयारी कर रहा है, जो सुकून से उसका सिलेबस ठीक ठाक हो गया है और उसको लगता है कि मैं 2 घंटे की टेस्ट देने जाऊँ, 1 घंटा वो टेस्ट देने के बाद उसका मैं सॉल्यूशन और एनालिसिस करूँ, 2 घंटे मेरे आने जाने में जाएंगे, ट्रैवलिंग में, ट्रैवल के बाद जो मुझे फिजिकल फटीग होगा उसमें, तो दिन के 5 घंटे मैं स्पेयर कर सकता हूँ इस काम में, तब करिए। नहीं तो आप कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं जहाँ पर एटलीस्ट ट्रैवल वाला जो फटीग है वो थोड़ा कम रहे आपका। गो लाइक दैट। दूसरों का मेल देख के अपनी झोपड़ी मत जलाओ। आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपके इतने वादे चल रहे हैं कि मेरा बेसिक सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, तो ये सब में क्यों घोड़े पे चढ़ना है। एलआईसी का आईपीओ आएगा तो उसकी बॉन्ड मार्केट पर क्या असर होगी। भारतीय गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस में भी इंक्लूड किया जाए उसके कैलकुलेशन में, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। आईएमएफ का नॉन मेंबर जो मेंबर नहीं है, क्या वो एसडीआर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। भाई ये सब ऐसा जो जो या तो न्यूज़पेपर कॉलम में चलता है या मॉक टेस्ट में चलता है, तो उन सबके सामने यूपीएससी के प्रीवियस पेपर्स का रिएक्शन क्या होगा। वो वही रिएक्शन होगा जो कंगना रनावत की वो सॉन्ग में था, कभी साड़ी गली बुल के भी आया करो। मतलब गलती से भी मेरे इधर ये स्ट्रीट पे दिख जाओ कभी तो और देखो कि क्या चल रहा है, तो ऐसा तो सब अतरंगी नहीं पूछ रहे हैं वो, और पूछते भी हो तो ऐसे टफ क्वेश्चन है जो हमको स्किप करना है। कट ऑफ तो 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स नहीं है, तो डोंट वेस्ट टाइम लाइक दैट। फिर कुछ लोग के ये मुझे पैनिक ईमेल आते हैं कि मैंने तो फला फला इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट दी थी 100 क्वेश्चन वाली और उसमें तो मेरा बहुत कम स्कोर है, तो मैं फेल हो जाऊंगा। भाई पहली बात, वो जो प्राइवेट क्विज मास्टर है उसको यूपीएससी ने नौकरी पे नहीं रखा कि तुम हमको ऑफिशियल पेपर सेट करके दो। और दूसरी बात है, जो यूपीएससी का प्रोफेसर है वो उनके क्वेश्चन कॉपी करके नहीं पूछता है, उसका अपना अलग मिजाज चलता है। इफ समथिंग वेरी बेसिक इज आस्क्ड कि ज्योग्राफी में कोई नदी पूछ लिया या कुछ टाइगर रिजर्व पूछ लिया, तो इट इज़ प्योरली कोइंसिडेंस, और वो भी ऐसा 1-2 कोइंसिडेंस निकले। अदरवाइज इट इज़ नॉट लाइक वर्ड बाय वर्ड आंसर्स आर कमिंग। सपोज कोई प्राइवेट क्विज में ऐसा पूछा हो कि गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, अहमदाबाद नहीं है। अब रियल यूपीएससी में पूछे अच्छा अरुणाचल, सिक्किम और मणिपुर के कैपिटल का मैच द फॉलोइंग करो, तो मार्केटिंग में ये लोग ये बोल देखो हमारे टेस्ट में से आया। तो आपको क्या वो सब आप याद करके गए थे, और वो याद करने बैठोगे तो टेस्ट देने का तो टाइम बचेगा नहीं, तो वो सब मार्केटिंग से आप बचें। खैर, द्रौपदी का मृत्यु हुआ, सहदेव नकुल की मृत्यु हुई, पांडव और आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। और तब भीम ने वापस युधिष्ठिर को पूछा कि अर्जुन की क्यों मृत्यु हुई। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ये अर्जुन ऐसा कहते थे कि मैं किसी भी शत्रु को एक ही दिन में मार दूंगा, आई वुड बर्न आउट एनी एनिमी इन ए सिंगल डे, बट ही वॉज नॉट एबल टू अकम्प्लिश दैट। उसको कुछ ऐसे बड़े बड़े महारथी मिले जिनको हराने में उसको एक दिन में नहीं हरा पाया, बहुत दिन की लड़ाई करनी पड़ी। तो ऐसा जो उसका अत्यधिक गर्व था कि मैं कर लूंगा एक दिन में सब, उसके चलते मृत्यु हुई। तो आपके पास भी ऐसा कोई अनरियलिस्टिक 1 डे प्लान नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरा 2 साल का जो भी बैकलॉग है या मैं क्लास 6 से 12 की सब एनसीईआरटी समरी सब एक दिन में खत्म कर दूंगा। अब आप ऊपर ऊपर से देखेंगे उसमें दिमाग कितना एब्जॉर्ब करेगा। आप सोचिए, आप एक दिन में 200 आलमंड्स 200 बादाम खा लोगे तो क्या आपका इंटेस्टाइन वो सारा एब्जॉर्ब कर पाएगा या निकल जाएगा बॉडी में से बिना एब्जॉर्ब हुए। फिर अभी यूपीएससी का ये इंटरव्यू राउंड चल रहा है 2021 एग्जाम के लिए, कुछ दिन में उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, नए नए टॉपर्स आएंगे और वो नए नए टॉपर्स अपने सब स्ट्रेटेजी सक्सेस वीडियो आएंगे। तो वो अब कोई नई सी किताब, नई सी टेस्ट, नई सी कोई अलग ही स्ट्रेटेजी बता दें, तो फिर मैं जो भी अपना अभी काम कर रहा था उसको छोड़ दूंगा और 1 महीने के अंदर वो एक एक दिन में वो सब उसका नया जो बताए वो मैं करने बैठूँ। अगेन यू कैन नॉट, वो आप पहली बार पढ़ोगे रिवाइज कब कर पाओगे, ब्रेन कैन नॉट एब्जॉर्ब। तो अर्जुन मत बनिए, एक एक दिन के प्लान मत बनाइए, सिस्टमेटिकली तैयारी होनी चाहिए। नहीं हो रही तो फिर अगले साल की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप डिसिप्लिन से काम करें। फिर ये लोग और आगे बढ़ते हैं तो भीम की भी अब वो भी गिर जाते हैं ज़मीन पे और कि अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे आखिरी दिन अपने दिखाई रहे। तो भीम ने खुद प्रश्न पूछा कि मैं क्यों मर रहा हूँ। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया बिकॉज यू एट टू मच, आपको बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी, एंड यू बोस्टेड अबाउट योर विगर, आपको अपने शक्ति पर बहुत ज़्यादा गुरूर था, इसलिए ये हो रहा है। तो हमने भी यूपीएससी प्रिपरेशन रिवीजन फाइनल 1 मंथ में अवॉइड ईटिंग टू मच, मतलब मैं 10 जगह से अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करके सब करूं अब, या मैं 5 अलग अलग ये सब कोचिंग वाली जो वेबसाइट है उधर से उसका एनुअल कंपाइलेशन एंड लास्ट मिनट रिवीजन और वो सब डाउनलोड करूं।
मैं जाके 25 के मॉक टेस्ट डाउनलोड करता हूँ और वो सब देने बैठूँ, भले मेरा थियरी और कुछ पढ़ाई तो हुई नहीं है। तो ये तो क्या हुआ सब सिंबॉलिक सेंस में कि ये सब नहीं करना। अभी लिटरल सेंस में शाब्दिक रूप से कि हाँ खाना कम ही खाना है। किसी शादी ब्याह में न्योता आ गया, पहले तो जाना नहीं चाहिए सिवाय कि बहुत ही कंपल्जन हो, अदरवाइज यू विल वेस्ट टाइम। वो 4 घंटे आपके बिगड़ गए। और जो भी खा रहे हैं तो थोड़ा कम खाया जाए ताकि दोपहर को या रात को हमें नींद कम आए एंड वी कैन प्रिपेयर मोर। बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। कुछ खा के आप बीमार हो गए, गर्मी ऐसे भी चल रही है, वट एवर सम डायरिया और सम फूड पॉइजनिंग इज हैपनिंग, सो अवॉइड दोज थिंग्स। जीभ का स्वाद लेने के लिए तो बाकी जिंदगी पड़ी है, एग्जाम 1 महीने बाद वापस नहीं आएगी वो। अब ये सब पांडव एक एक करके उनकी मृत्यु हो गई और युधिष्ठिर अकेले बचते हैं। अंत में आप जानते हैं कि वो इंद्रदेव अपना रथ लेके आते हैं और उनको कहते हैं कि आपको अभी हिमालय पे पैदल चलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप रथ में बैठ जाओ, हम आपको सीधा स्वर्ग ले जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि लीव द डॉग। आपके साथ ये जो श्वान आ रहा है वो रथ में नहीं बैठ सकता, उसको छोड़ दो तुम। युधिष्ठिर ने मना किया कि नहीं, ये तो मेरा फेथफुल कमेडियन है, मेरा वफादार साथी है, मैं इस श्वान को छोड़ नहीं सकता, स्वर्ग जाने के लिए भी छोड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट लीव माई फेथफुल कमेडियन इवन फॉर गोइंग टू हेवन। इसमें हमें क्या समझना है? देखिए, ये जो यूपीएससी की 2021 एग्ज़ाम का भी फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो नए टॉपर सब नया नया बोलेंगे। तो आपने अपने जो मटेरियल है उसको वफादारी से अपने पास रखना है, उसको ऐसा नहीं छोड़ के अब मैं इसके रथ में बैठ जाऊँ। कुछ टॉपर ऐसा, मैंने तो कोई किताब पढ़ी नहीं थी, मैं तो 25,000 मॉक टेस्ट करके ही गई थी, या मैं तो ये लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं थी, मैं तो ये स्पेक्ट्रम पढ़ी नहीं थी। वो सब कैविएट के साथ वो पूरा नहीं बोलता। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो अपन खुल के बोलो ना कौन सा मार्केट रिस्क है। ये ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं तो 3 अटेम्प्ट से दे रहा हूँ और पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने ये लक्ष्मीकांत और क्लास 11-12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चाट के बैठा हूँ और अभी मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था तो मैं उसको बहुत देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो ऐसा खुल के नहीं बोलता। वो पॉपुलर होने के लिए ऐसा छोटा, मैं तो पढ़ी नहीं थी। और ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में आप जो नए अटेम्प्ट देने वाले हैं वो अपने फेथफुल कंपेनियन को छोड़ देते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो क्लास 11-12 की, चाहे आपके कोचिंग के नोट्स हों, या जो भी फेमस बुक या लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जो आप देख रहे हैं। तो बी फेथफुल, डू नॉट लीव योर फेथफुल कंपेनियन इवन फॉर गोइंग टू हेवन। कोचिंग नोट्स भी आपके पास जो हैं उस पर विश्वास होना चाहिए, कोई भी, वो चाहे आपने अनअकैडमी का लिया, बायजू का लिया, वाजीराम, इनसाइट, विजन, जो भी है आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। मैं बीच में देख रहा हूँ तो ये सब स्ट्रेटेजी वीडियो वगैरह, तो ऑल इंडिया रैंक 1 वो जो है भाई शुभम गुप्ता, उन्होंने कहा कि मैं वाजीराम से पढ़ा हूँ और बाकी सब जगह मेरे जो फोटो आते हैं वो गलत हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ मैं मॉक इंटरव्यू के लिए गया था। तो मतलब वो जो भी विजन आईएएस से मैं पढ़ा था और बाकी सब जगह मेरे जो इंटरव्यू हैं वो तो सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया था। तो मतलब वो वहाँ गया और उसको उस पर यकीन था, तो उसका सक्सेस। अगर आप ऑल इंडिया रैंक 2 देखें जागृति अवस्थी 2020 में, तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये मृणाल के इकोनॉमी नोट्स देखे थे, अनअकैडमी ज्वाइन किया था और उसको फ़ायदा हुआ। तो उनको विश्वास था इसलिए फ़ायदा। आप जो भी डॉक्टर के पास जाए आपको उसकी दवाई पर यकीन होना चाहिए, तभी वो दवाई असर दे सकती है। तो जो भी आपके, जिसका भी आपके पास कोचिंग नोट है, इफ़ यू आर यूजिंग दैट देन हैव प्रॉपर फेथ कि उससे मुझे फ़ायदा होने वाला है। अदरवाइज आप फेथ नहीं होगा, आप 2 दिन पढ़ोगे फिर आप किसी और का डाउनलोड करो, किसी और का ज्वाइन करो, उसी में आपका टाइम चला जाता है। रिवीजन होना ज़रूरी है। कोई एक सब नोट्स ऐसा है ही नहीं कि सारे प्रश्न वहाँ से आने वाले। तो बस आप युधिष्ठिर बनिए, पार्शियलिटी मत रखो किसी सब्जेक्ट के बारे में, गुरूर मत रखो, प्राइड की मुझे सी सेट सब आता है, ग्लटनी ज़्यादा खाओ मत, ये बहुत सारा मटेरियल जमा कर लूँ। जो भी आपके कंपेनियंस हैं, टेक्स्ट बुक नोट्स वगैरह, उस पर विश्वास रखो। तो इस तरह आप युधिष्ठिर बनेंगे, सफलता मिलेगी। यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो यही सब आप काम करते रहें, कोई और दूसरी एग्जाम, बैंक स्टाफ सिलेक्शन, सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट सर्विस एग्जाम मिलेगी। फिर भी नहीं हो तो अगले साल वापस एग्जाम आने वाली है। कैलेंडर यूपीएससी ने रिलीज़ किया, मेरे ख्याल से जो भी 28 मई या ऐसा 2023 में परीक्षा होगा। सो यू हैव टाइम टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, लेकिन बहुत उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। वरना मैं वीडियो की शुरुआत में जो बताया, रंडवा होने के बाद जो दुनियादारी की समझ आए, मतलब एज अटेम्प्ट लिमिट अपने ख़त्म हो जाए फिर आपको सब समझ आए, उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। सो डू अकॉर्डिंगली। मैं ये वीडियो इधर ख़त्म करता हूँ। बुधवार को अपनी फ्री क्लास है, उसमें आप आइए। इकोनॉमी का पिलर 4 हम सब पढ़ेंगे।